आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए शाहिद अली खान मौजूद हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर आजकल सुर्खियों में है। हर रोज कोई ना कोई खबर और कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है। कभी कोर्ट जाने की और कभी कोर्ट से लौटने की या ना जाने की खबरें आती हैं। सवाल यह है कि हर आदमी चाहता है कि सवाल वो किया जाए जो वो चाहता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम सवाल वो करें जो क्या आप मेंबर्स चाहते हैं। आपके दिलों में जो है कि 20 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंबर्स के प्रिविलेज का सवाल है, मेंबर्स के लिए और रियायतों का सवाल है। सऊदी अरब, दुबई, अमेरिका, दुनिया भर से फोन आते हैं। तो उसकी कुछ खूबियां भी हैं, कुछ लोग खामियां भी बताते हैं और हम हर रोज अपने करेक्शन की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शाहिद अली मौजूद हैं। शाहिद अली के बारे में हमको इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में कुछ मेंबरों ने बताया कि ये लगातार पिछले 2 इलेक्शन से काम कर रहे हैं। 2014 और 2019 एचआर खान सुहेल, एक बड़ा नाम, एडवोकेट, और साथ ही कमर अहमद, ब्यूरोक्रेट, वंस अ ब्यूरोक्रेट ऑलवेज अ ब्यूरोक्रेट। तो ये 2 लोग और शाहिद अली खान ये तीसरे लोग हैं। और इन लोगों ने अब तक सिराजुद्दीन कुरैशी के खिलाफ पहली बार 4 लोगों को मैदान में उतारा था 2014 में, जिसमें 2 लोग जीत के आए, कमर अहमद और एचआर खान सुहेल, और दूसरी बार 6 लोगों को उतारा जिसमें 1 जीत करके आए, कमर अहमद। दिल्ली से बाहर के लोगों की शिकायत यह रहती है कि साहब बाहर के लोगों को मौका मिले। इन्होंने शोएब साहब बॉम्बे से आते हैं, उनको भी लड़ाया, हालांकि वो भी नहीं जीत पाए। सिराजुद्दीन कुरैशी के खिलाफ चुनाव जीतना कोई आसान काम नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और आरिफ मोहम्मद खां, जो मौजूदा गवर्नर हैं, वो भी चुनाव हार चुके हैं। शकीलुज्जमा, वो भी चुनाव हार चुके हैं। तो सिराजुद्दीन कुरैशी के खिलाफ बड़े बड़े चेहरे मैदान में आते रहे और चुनाव हारते रहे, लेकिन शाहिद अली खां वगैरह ने मिल करके 2 बार इनके खिलाफ चुनाव जीता है। अब शाहिद साहब, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को लेकर के अब तक जो हमारे पास खबर है कि आप अपने कैंडिडेट्स को वक्त वक्त पे उतारते रहें, तो क्या ये माना जाए कि अभी तक जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ग्रुपिज्म है, सेवियर ग्रुप का अभी तक कोई पता नहीं है? हबीब साहब ताल ठोक रहे हैं जी। और उसके साथ साथ हबीब साहब के अलावा जो और नाम आ रहा है वो ये माना जा रहा है कि अबरार साहब उम्मीदवार हो सकते हैं। कल खबर ये आई है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ये चाहते हैं कि ये 6 के 6 लोग ना जीतने पाए, जिसमें जाहिर सी बात है आपके भी प्रत्याशी कमर अहमद साहब शामिल हैं, कि बाकी किसको भी जीत जाए। सिराज साहब का ये प्रयास है, अगर वो 75 वाली लिमिट नहीं क्रॉस कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या आप कोई तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बता दूं पहले कि हम लोगों ने कभी भी इस तरीके से इलेक्शन लड़े नहीं। जो यहाँ एक कल्चर है इस इलेक्शन का, 2014 में हमने 4 कैंडिडेट रखे और चारों महज़ब, बहुत कायदे के, जिसमें से हमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और 2 कैंडिडेट हमारे जीत गए, सुहेल भाई, एचआर खान सुहेल भाई और कमर भाई। इसके अलावा 2000 हमारी हिम्मत बढ़ी, उसमें हमने 2019 में फिर हिम्मत करी अल्लाह का नाम लेके, और जिसमें हमने 6 कैंडिडेट लिए, जिसमें हमने सुहेल भाई, एचआर खान सुहेल भाई वाइस प्रेसिडेंट, एक चेयर, हमने पहली बार ये कोशिश करी, और 3 बीओटीज, उसमें माइनाज लोग, कमर भाई और एजाज मकबूल भाई, फिरोज़ भाई IRS, और 2 एक हमारे नरेश भाई। पहली बार हमने करा है उस चीज़ को कि हमने एक गैर मुस्लिम को नॉमिनेशन के लिए मदऊ करा, और एक दिल्ली से बाहर के शोएब भाई, बहुत कायदे के आदमी, बड़े कायदे के, बहुत सोशल वर्कर और अच्छे स्टेजर के आदमी, सोलवे पढ़े लिखे आदमी, और हम उस रिज़ल्ट से मुतमईन हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी, हम उन 3 बीओटीज़ में से एक ही बीओटी जिता पाए। और अच्छा, ये भी बता दूं, बहुत कम मार्जिन था। अब वक्त आया है इलेक्शन के लिए, नज़रों में हैं चीज़ें, अभी वो हालात नहीं बने कि मैं आपसे बता दूं कि हमें करना क्या होगा, कैसे हम करेंगे इस चीज़ को। 30 अप्रैल, अभी बीच में ये 30 अप्रैल की डेट है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि इलेक्शन में हमें जुलाई का वक्त तक हो जाएगा इस इलेक्शन में, ठीक है। तो हम ये 30 अप्रैल का वक्त गुजरे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 30 अप्रैल के बाद। सबसे बड़ी बात तो ये क्लियर होगी कि इस जो 75 ईयर्स का जो रिमूवल पेश करा गया है, ये जो एज का, और SGBM जो मुनक्किद हो रही है, तो उसका पहले रिज़ल्ट आ जाए। बहुत सी, अच्छा, उसमें उसके अलावा ये भी है कि भाई 2 वाइस, एक और भी तो एजेंडा है, वो भी तो इसी इलेक्शन से कंसर्न होगा कि भाई 2 वाइस प्रेसिडेंट
11 BOTs, 7 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, तो ये भी एक एजेंडा है ना उसमें। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो एक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आएगा इलेक्शन का नंबर। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इलेक्शन का नंबर आएगा, तब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। मैं, कमर भाई, सुहेल भाई, हम जी। मेरा सवाल ये है सीधा सीधा, आप जाहिर सी बात है बचना चाहेंगे और बचना भी चाहिए, कि आप लोग ये तिकड़ी है, एचआर खान सुहेल, कमर अहमद और आप स्वयं शाहिद अली खान। सवाल ये है कि ये तिकड़ी क्या करेगी, क्योंकि ये आपने तो कहीं ना कहीं वो तोड़ लिया, वो 5-6 BOTs थे, अब 5 रह गए। नहीं, वो 6 BOTs का जो आप कह रहे हैं, कमर भाई जो थे वो उन जो सिराज भाई के ग्रुप में नहीं शामिल थे। वो 5 लोग जिन लोगों ने बगावत करी सिराज साहब से पिछले साल, वो 5 लोग कमर भाई के कमर अहमद साहब के पीछे ही लामबंद हुए। कमर अहमद साहब को ही लीडर माना उन लोगों ने, वो लामबंद हुए और उन्होंने, जाहिर है एक वक्त होता है, जैसे सुहेल भाई और कमर भाई करीब 14-15 सालों से बागी थे, ठीक है। ये लोग इनको 1-1.5 साल हुआ बागी हुए हुए, ठीक है। अब जो 30 अप्रैल का ये जो महाज है ये गुजर जाए, मैं बच नहीं रहा आपकी इन बातों से। हमें तो लड़ाना है, हमें तो अपनी जो लकीर है, हम तो लकीर के फ़कीर लोग हैं, उस लकीर को तो हम पीटेंगे जनाब अहमद साहब। ऐसा नहीं है कि हम बच रहे हैं उस चीज़ से, हम तो बस आपसे ये कह रहे हैं कि वो वक्त आ जाए। तो क्या आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उतारेंगे? हम तो कोशिश करेंगे कि जितने बेहतर, देखिए सबसे बड़ी बात ये कि कोई इसमें तारीफ की बात नहीं होती कि हम सब कैंडिडेट उतारें। हम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उतारें, हम वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी उतारें, हम जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं वो, देखिए इसमें कोई तारीफ की बात नहीं होती कि हम एक झुंड लेके चल रहे हैं अपने साथ, जो कल्चर है इस जगह का। हम कोशिश ये करेंगे कि जो बेहतर आदमी हमें मिले। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए आदमी जो कैंडिडेट हो वो इस लायक हो। अगर हमें इस लायक, और हमारी नज़रों में हैं लोग, अभी ये चीज़ साफ हो जाए तो फिर हम अपना करेंगे। नज़रों में है, हमारी बात हुई है, और हम ऑब्वियसली उतारेंगे कैंडिडेट्स को। तो SGBM को लेकर के क्या आप लोगों की तैयारी है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग देखिए, हम SGBM का आप कह रहे हैं, हम इस महाज में हम लोग अच्छा खासे लोगों से हम मिले हैं इसमें, और अच्छा खासे लोगों से हमने रिक्वेस्ट करी है, और जो मुझे अभी तक कोई नहीं मिला ऐसा जो इस चीज़ को सही कह रहा हो। मतलब इस रिमूवल को पीपल्स आर नॉट एग्री इन फेवर ऑफ 75। नॉट एट ऑल। वो सब देखिए, इसका जो मैं आपसे बाद में बताऊंगा ये सब चीज़ें। ये जो सिराज कुरैशी साहब हमारे बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, उनमें से करना भी चाहिए। जी। देखिए, सिराज कुरैशी साहब 4 बार सदर रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्यों कह रहे हैं इस बात को, 4 बार सदर रह गए, हो चुकी हैं वो। 20 साल बहुत बड़ा वक्फा होता है। 5 साल से पहले जॉइंट डायरेक्टर भी 5 साल उनसे पहले जॉइंट डायरेक्टर थे। 3 बार तो वो 4 बार इलेक्ट हो चुकी हैं, सदर की हैसियत रही उनकी। अब वो फिर कह रहे हैं कि सदारत का इलेक्शन लड़ने मैं इस पर बाद में आऊंगा। मेरा सवाल ये है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को हम 2 फेज में देखते हैं। एक फेज है 81 से लेके 2004 तक का, एक फेज है 2004 से लेकर 2024 तक का। यानी ये जो 40-42-44 साल का ये जो फेज है, इन दोनों फेजेस को आप कैसे देखते हैं? चौधरी आरिफ, बेगम आबिदा अहमद, जस्टिस हिदायतुल्लाह, जी नक्शबंद, हकीम अब्दुल हमीद, शफी साहब, ये तमाम। ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये। और मैं ये भी आपको बता दूं कि पिछले 4 मरतबा से सिराज कुरैशी साहब जीते हैं पिछले 20 साल में। अब जो लोग इस बात को कहते हैं, उनके सपोर्टर या वो खुद, जो लोग इस बात को कहते हैं उनके सपोर्टर या वो खुद, देखिए एक होता है सपोर्ट करने में, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, यस। अब उसमें देखिए सवाल हो जाता है, उसमें मिसाल के तौर पे ये कहा जाए कि सिराज साहब बहुत अच्छे हैं, भाई कहे जाएगा ना, कहा जा रहा है ना इस बात को कि सिराज साहब बहुत अच्छी। तो सिराज साहब को बहुत अच्छा कहने के लिए क्या कंपेरिजन है हमारे पास? आप किसी एक चीज़ को अच्छा कहेंगे ना, आप ये 2 चीज़ें मेरे पास हैं, इन 2 चीज़ों में आप अच्छा जब कहेंगे ना, जब जो 2 चीज़ें मेरे सामने हैं, एक आपके सामने कंपैरिजन है, जब भी तो आप अच्छा कह रहे हैं ना उस चीज़ को। अब जब कंपैरिजन है ही नहीं आपके पास, पिछले 4 मरतबा तो सिराज साहब ही हैं बस। 2004 से 2024 से तक तो सिराज साहब ही हैं ना।
जब से इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है इस्लामिक कल्चरल सेंटर का 2006 में, तो 18 साल का जो वक्फा गुजरा है वो तो सिराज साहब का ही ज़माना था ना सारा, आज तक, यानी जनवरी 2024 तक एग्जैक्टली। अब वो आप कंपेयर कैसे करेंगे? तो एक वही मॉडल रह जाता है हमारे पास। हाँ। कि हम याद, अब क्योंकि 40 साल हो गए, 2024 ये 1984 को इस इस्लामिक कल्चरल सेंटर की बुनियाद रखी गई थी, इस बिल्डिंग की नहीं। 1984 को मिसेस गांधी ने, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी ने, जमीन 81 में अलॉट हुई थी। जमीन 81 में नहीं, 81 में सोसाइटी बनी थी। पहले सोसाइटी बनी, ठीक है, उसके बाद ये जमीन अलॉट, लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट पेमेंट करा अब्दुल हमीद साहब। 1984 से लेकर 2024 तक ये पूरे 40 साल हो जाती हैं। अब एक चीज़ ये है कि क्योंकि मॉडल नहीं है, तो हम फर्स्ट 20 ईयर्स और सेकंड 20 ईयर, यानी 1984 टिल 2004, जब तक सिराज साहब सदारत में नहीं आए थे, ठीक है, और फ्रॉम 2004 देन 2024, ये 20 साल। ये बेहतर होगा कि हम हालांकि उन 20 सालों में ज्यादती हो रही है, मैं ये भी बता दूं, उन 20 सालों में ज्यादती हो रही है। वहां पैसे की भी कमी थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस टाइम, ठीक है, और रिसोर्सेज बहुत ना की बराबर थे। मैं आपको पहले बता दूं, खुलूस था, नियत थी, खुलूस था, नियत थी, और जज्बा भी था। देखिए उस वक्त, हाँ, यस, भीख मांगने का जज्बा था, लोगों को इमदाद करने का भी जज्बा था, खिदमत करने का जज्बा था, और ये सब, और उन्हीं लोगों के एफर्ट से ये सब कुछ हुआ भी, ठीक है। तो अब क्या है कि 20 साल वो जब कुछ नहीं था, और 20 साल ये जो सो कॉल्ड के सब कुछ था, सब कुछ है एग्जैक्टली। मुझे अगर आप मुझसे पूछें कि क्या था 1984 में, क्या ऐसा काम हुआ, क्या हुआ, उसी, अच्छा मैं एक बात और बताता चलूँ आपको। ये कहा गया है कि मिट्टी के पहाड़ था यहाँ, आपने सुना होगा कि यहाँ कब्रिस्तान, मिट्टी का ढेर, जंगल, खंडर जंगल, ये कहा गया है ना। मैं आपको तरतीब वाइज बताता हूं कि कब यहाँ क्या हुआ। 1984 से जो भी रिसोर्सेस थे, चौधरी आरिफ साहब ने, और सेल्फलेस लोग उनके साथ, मैं खास तौर से चौधरी आरिफ साहब का नाम लूंगा पहले, और बाद में और चीजें बताऊंगा आपको। 1984 से चौधरी आरिफ साहब ने, अच्छा एक चीज मुझे अगर इजाजत दें आप, चौधरी आरिफ साहब के बारे में मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं आपसे। चौधरी आरिफ साहब 70s से ही, हमारी तो पैदाइश भी नहीं हुई थी खैर जब तक, 70s से ही चौधरी आरिफ साहब दिल्ली से, जो सरमाए, मतलब जो अच्छे प्रोफेशनल्स थे, कायदे के लोग थे, उनको अलीगढ़ लेके जाया करते थे, और उन लोगों को वहां ले जाके एक गैदरिंग होती थी कैनेडी हाउस में, और वहां उन लोगों को, जो टॉपर्स होते थे, उनको मोटिवेट करते थे यूपीएससी की मतलब तैयारियों के लिए उनके, और उसका उनको फल भी मिलता था। वहां से वो लड़के लेके आते थे, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके आते थे, फिर यहाँ आन के उनके यहाँ रिहाइश का इंतज़ाम भी करते थे, जो भी उनकी, और वो अलीगढ़ जो स्पिरिट होती है अलीगढ़ वाले में, सीनियर में, और उनका साथ देते थे लोग, अपने घर में भी रखते थे, और अलग अलग जगहों पे उनका इंतज़ाम कराते थे। अच्छा, मुझे किसने बताई बातें? ये मुझे उन लोगों ने बताई हैं जो चौधरी आरिफ साहब के ज़रिए यहाँ आए, और उन्होंने फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करा, और वो माशाल्लाह इस वक्त रिटायर भी हो गए वो जॉब के बाद। हाँ नहीं बिल्कुल, अभी कुछ ऑडियोज भी वायरल हो रहे हैं। हाँ, वो रिटायर भी हो गए वो लोग। और उसके बाद ये उनकी कोशिश, जस्टिस हिदायतुल्लाह मेन थी इसमें चौधरी आरिफ साहब की को। और मैं एक दो तीन चीज़ें आपको ख़ास तौर से बताऊँगा चौधरी आरिफ साहब की भी। ये मौका था इस चीज़ का कि 1400 साल हिजरी और ये सब चीज़ें, ग्रुप पहले से तैयार था, एफर्ट्स लोगों के हो रहे थे, मायनाज लोगों के, जिसमें हिदायतुल्लाह साहब, अब्दुल हकीम साहब, हकीम अब्दुल हमीद साहब, मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, जी, बदरुद्दीन ICS, बदरुद्दीन तैयब जी ICS, ठीक है, बेगम आबदा, और चौधरी आरिफ साहब, जस्टिस जनरल शाहनवाज साहब, ठीक है, यस जनरल शाहनवाज साहब, AR किदवई साहब, अखलाकुर रहमान किदवई साहब, हाँ वो तो बड़ी जी, वो, और नक्शबंद साहब जो अभी आपके, यस, यूसुफ जई साहब, ठीक है, सैयद हुसैन साहब, सैयद हामिद साहब,
ये सब लोग लगे हुए थे। कोई ठीक ऑफ है। द रिकॉर्ड, कोई ऑफ द रिकॉर्ड, यस यस, जो ओरिजिनल सिग्नेचरीज हैं, वो तो जो ओरिजिनल सिग्नेचरीज हैं, वो ओरिजिनल जो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं वो हैं हकीम अब्दुल हमीद साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, और जो इसके सेक्रेटरी चौधरी आरिफ साहब, डायरेक्टर बदरुद्दीन तैयब जी साहब, ठीक है, और मेंबर एग्जीक्यूटिव बेगम आबदा अहमद। ये मायनाज लोग थे उस ज़माने में, और ज़ाहिर है कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं तो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। तो मुझे सर सैयद साहब का नाम याद आएगा, मुझे बदरुद्दीन तैयब जी का नाम याद आएगा। यानी बदरुद्दीन तैयब जी, जो इनका पूरा नाम था बदरुद्दीन फैज़ तैयब जी, जो ICS थे, इनके दादा का नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। उन्होंने अपनी चीज़ों में, और दोनों 19वीं सदी के हीरो, और दोनों 70s के, यानी जिस ज़माने में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद साहब का, और इन्होंने बदरुद्दीन तैयब जी साहब ने बनाया था अंजुमन इस्लाम बॉम्बे हेडक्वार्टर। यस यस। अब अगर आप बात करते हैं 20वीं सदी की, अब आ जाते हैं आप 20वीं सदी में, और ख़ास तौर से 20वीं सदी में आज़ाद हिंदुस्तान में, ठीक है ना। तो 20वीं सदी के आज़ाद हिंदुस्तान में अगर आप लोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि दो लोगों के नाम याद आए, तो अब आज़ाद हिंदुस्तान में 20वीं सदी में, यानी 2050 के बाद, अगर आप 1950 के बाद आप करेंगे, तो उसमें हकीम अब्दुल हमीद साहब, मतलब इसमें कोई शक नहीं कई है। नाम ले सकते हैं। नहीं, फर्स्ट अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो मोहम्मद अली जौहर साहब भी हैं, शौकत अली जौहर साहब भी सेकंड हाफ हैं, की जामिया। सेकंड हाफ की अगर बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं, जिसमें जलील फरीदी साहब का भी नाम आएगा। बिल्कुल है, काफी लोग, बिल्कुल है। इसका ये जो इस्लामिक कल्चरल, ये सनाबिल वाले रहमानी साहब का भी नाम आएगा। बेशक आएगा। स्कूल का अगर इस इस्लामिक सेंटर से आप जोड़ते हैं और उनका विजन देखते हैं कि अब्दुल हमीद साहब का हकीम अब्दुल हमीद साहब और मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, या चौधरी आरिफ साहब, या मैं कहूँ बदरुद्दीन तैयब जी साहब, अगर आप इनका बेगम आबदा का भी, अगर आप इनका सब चीज़ें देखेंगे, ख़ास तौर से हकीम जी की, बदरुद्दीन तैयब साहब की, या और इस तरह के लोगों की, तो ये इस्लामिक कल्चरल सेंटर जो है ना अहमद साहब, वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी, मतलब बहुत ही छोटी सी चीज़ है इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जो उन्होंने काम करके गई वो दुनिया से, और करोड़ों लोग, लाखों लोग उससे फ़ायदा आज की तारीख में उठा रहे हैं। वो सब कुछ आपके सामने है, देखिए। मैं अब्दुल हमीद साहब का बता दूं, पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है, मायनाज आदमी, 25 इंस्टीट्यूशन खोल के उस आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हुई, 25, और उनमें से एक है जामिया हमदर्द। उन 25 इंस्टीट्यूशंस में से एक है जामिया हमदर्द। तो ये वो लोग थे जिन लोगों ने इस्लामिक कल्चरल सेंटर को कुछ चीज़ें सोच के वो बनाया था, मायनाज लोग थे। अब बहरहाल अब आपके सामने है, आपने 84 से लेके और 2004 तक का जो मैं आपसे बताऊं, उस दरमियान चौधरी आरिफ साहब के वो एफर्ट्स थे। चौधरी आरिफ साहब ने क्या क्या करा है, मैं आपको बस वो 1 मिनट में बताना चाह रहा हूँ, और मुझे उस आदमी ने बताया है जो उस वक्त चौधरी आरिफ साहब के साथ था। हमारे अलीगढ़ में कई चीज़ें हैं सर सैयद साहब के नाम के साथ जुड़ी हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर सैयद साहब ने ये करा, गुर्बत थी और वो इंग्लैंड चले गए, पैसे नहीं थे, पता नहीं कैसे वापस आए ऑक्सफोर्ड से, इस तरह की बातें हैं जो किस्से में होती हैं और एफर्ट्स में होती हैं। सर सैयद साहब के लिए एक चीज़ थी कि वो स्टेज पे नाचना तक पड़ गया था उनको। आपने सुना होगा ना कि स्टेज पे नाचने लगे थे सर सैयद साहब जब कलेक्शन हो रहा था पैसों का। इसके साथ भी एक ऐसी चीज़ है इस्लामिक कल्चर सेंटर के साथ, चौधरी आरिफ साहब, और ये मैं नाम नहीं ले रहा उन साहब का। नहीं, आप नाम लीजिए। नहीं, मैं उन साहब का नाम नहीं ले रहा कसदन। ये ज़फ़र महमूद साहब, अगर आप नाम ही को कह रहे हैं तो फिर चलिए मैं नाम ले लेता हूँ। ज़फ़र महमूद साहब उनके साथ थे, और बहुत उन्होंने खिदमत दी हैं, हर जगह खिदमत दी हैं, वो अब भी खिदमत दे रहे हैं, वो सबको, सारी दुनिया को पता है। सर ज़फ़र महमूद साहब का मैंने पढ़ा, ये चीज़ उन्होंने बताई, मैंने पढ़ी ज़फ़र महमूद साहब की। ज़फ़र महमूद साहब का ये कहना था कि जुमे की नमाज वो चौधरी आरिफ साहब के साथ पढ़ते थे। जब वो
इस मिशन के साथ जुड़े थे, चौधरी आरिफ साहब के कहने से, इस्लामिक सेंटर वाले मिशन के साथ। और ये जो पार्लियामेंट की मस्जिद है, नई दिल्ली जामा मस्जिद जिसको कहा जाता है, मुझे बड़ा मतलब आरिफ भाई से मेरा मुलाकात थी आरिफ भाई से, मुझे उनकी ज़िंदगी में नहीं मालूम हुई थी ये चीज़। आरिफ भाई प्ले कार्ड को गले में रख के, प्ले कार्ड को गले में बांध के मस्जिद के सामने खड़े हो जाया करते थे, और उस प्ले कार्ड पे लिखा हुआ होता था, वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, प्लीज़ हेल्प। ये आरिफ भाई का प्ले कार्ड पे लिखा हुआ होता था, और आरिफ भाई ये करके मस्जिद के सामने खड़े हो जाया करते थे। मतलब लोगों के एफर्ट्स थे, देखिए उस टाइम। बहरहाल और आगे सुनिए, उस खंडर में जो आपने सुना है, मिट्टी के पहाड़ों पर और जंगल में, कब्रिस्तान में, एग्जैक्टली कब्रिस्तान में 200 से कई सौ लोग, कई सौ कह रहा हूं मैं, मोर देन 200, आई एम सेइंग मोर देन 200 स्टूडेंट्स आए, उनका प्रिपरेशन हुआ और उनका सिलेक्शन भी हुआ उसी कब्रिस्तान में। हाँ, वो इकबाल साहब ने ऑडियो भी डाला है। हाँ, 200 से ज़्यादा, 10 साल का वक्फा था वो, लेकिन 84 से 94 तक, 94 में फिर एक कमेटी तश्कील होती है, मैनेजमेंट कमेटी, जिसकी सदर बेगम आबदा होती हैं। अब उस कमेटी में जब मैंने ये सब चीज़ें देखी, उस कमेटी में एंट्री होती है सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की 94 में, अबरार अहमद साहब की, सफदर भाई की, जफ़र महमूद साहब की, जो कागज़ मैंने देखे खुद। अच्छा, 94 ही में ये लोग इंटर हो गए? 94 में जो कमेटी तश्कील हुई, जिसकी बेगम आबदा सदर हुई। यस, मैं जो ट्रस्टीज़ थे, नोटेबल ट्रस्टीज़, उनमें थे शफीक कुरैशी साहब, AR किदवई साहब, और चौधरी तैयब साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और साहब आपका नजमा हफ्तुल्ला, और रफ़ीक आलम साहब। इनके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी वो सुन लीजिए आप कौन कौन थे। अबरार अहमद साहब, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, सफदर साहब, ईसा शफीक साहब, वो ईसा शफीक साहब तो अब तक थे, और MA हक साहब, उनसे भी मेरी मुलाकात थी। हाँ, MA हक साहब तो बेचारे DDA में जी। अच्छा, और सुनिए, BP मौर्या साहब, BP मौर्या साहब, जब मैंने ये पढ़ लिया मौर्या साहब का, तो यकीन करें, मतलब आई वाज शॉक। जब मैंने BP मौर्या साहब का पढ़ा और मैंने पता लगाया, मैंने फिर ये भी पता लगाया, जो मैं आपसे कोई तारीफन नहीं कह रहा इस बात को, कि मैंने ये पता लगाया कि पिछले 4 इलेक्शन में, यानी जब तक 3 इलेक्शन हो पाए थे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के ज़माने में, और भी लोग लड़े थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लोग लड़े थे। मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि किसी को भी, ऐसा नहीं कि देखिए मैं किसी एक को कहूँ, सबको ये एहसास होना चाहिए था कि यहाँ से, देखिए इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है ये, मेरा तसव्वुर है, और मैं ये भी बताऊँगा मैं क्यों आया था इसके अंदर। मेरा एक मकसद था यहाँ आने को, मैं अकेला नहीं था, हम बहुत सारे लड़के हैं जो अलीगढ़ से आए थे, टफ टाइम देखा था, हार्डशिप देखी थी, संघर्ष किया बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कि तसव्वुर तो आप कर सकते हैं जब आपने किसी को देखा हो, लेकिन हम उसी चीज़ में मुलव्विस थे और बहुत मेहनत करी यार। मेरे दोस्तों ने तो बहुत ही करी, मैंने तो फिर भी अपना मैनेजमेंट पूरा कर लिया था, और मेरा एक तसव्वुर था कि मुझे वो लोग तो पढ़ाई करने के लिए आए थे यहाँ उस टाइम, यानी 2019 में किसी गैर मुस्लिम कैंडिडेट को ना तो नॉमिनेट करा गया 15 साल तक, और ना ही उसको एक कैंडिडेट बनाया गया। भाई सिराज कुरैशी साहब इलेक्शन जीते, उनके पास 2 कैंडिडेट को नॉमिनेट करने का ऑप्शन होता है, यानी उन्होंने अपने पूरी इन 4 टर्म में 8 बार नॉमिनेशन करने का उनको मौका था। तो भाई आप उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ाया तो वो नॉमिनेट कर सकते थे, ठीक है, जब तक वो 6 नॉमिनेशन थे उनके पास। और आप ही की बिरादरी की वो भी जर्नलिस्ट है, नरेश गुप्ता जी, निहायती शरीफ आदमी, बेहतरीन आदमी, मतलब दोस्त आदमी, जैसे कहता है ना कि दोस्त है ये आदमी, बेहतरीन। नरेश गुप्ता जी भाई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी
और वो जाहिर है बहुत निहायत ही सोशल आदमी, महारानी वो इस पंजाबी बाग क्लब और प्रेस क्लब में आपके पोस्ट होल्डर और दुनिया भर में अच्छा उनका वसीला। तो बहरहाल उनको लिया, ख़ास तौर से एक नॉन मुस्लिम को, ये नहीं कि तारीफ़न कह रहा हूँ, एक हमारे यहाँ से मैसेज जाना चाहिए था। देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर का, हिंदुस्तान में इंडो इस्लामिक कल्चर का मैं तसव्वुर किसी हिंदू के बगैर नहीं कर सकता। एक हिंदू इंडियन कल्चर का किसी मुसलमान के बगैर तसव्वुर नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। मौलाना आज़ाद ने लकीर खींच दी थी। एग्जैक्टली भाई। तो उसी चीज़ को हम सब ने, मैं, कमर भाई, सुहेल भाई ने, और मैं, कुछ चीज़ें हैं इन दोनों के अंदर। देखिए, मैं इन लोगों की कदर, इन लोगों का लिहाज और इन लोगों के साथ अपना नाम, अल्लाह का शुक्र है हम सब लड़के, हम इनका इज्जत इस वजह से करते हैं कि ये कॉज के साथ रहती हैं दोनों लोग। अब उस कमेटी के तश्कील होने के बाद बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या हुआ यहाँ इस जंगल में। वो तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ प्रिपरेशन होती थी और यहाँ कोचिंग होती थी, यहाँ से ख़ानदान आबाद होते थे। अब ये बताइए कि अब से 30 साल पहले 200 घर आबाद हुए, ठीक है ना? 30 साल पहले 200 घर आबाद हुए। उन 200 घरानों ने कितने लोगों को आबाद करा होगा अभी तक? अब खुद इकबाल साहब ने बताया कि वो कोचिंग देते थे, उन्होंने शर्त ली थी। भाई साहब, यहाँ ये हुआ है कि जो लोग यहाँ से गए, उन्होंने 8-8, 10-10 के जरिए बन गए वो लोग। मेरी मुलाकात है उन सब लोगों से। आप बहरहाल मैं क्या किसी को कहूँ, क्योंकि उनके पीछे मैं खामोखा तारीफ़ करने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने चौधरी आरिफ साहब को बहुत बड़ा ज़रिया बनाया था इस्लामिक सेंटर के लिए, और देखिए एक मकसद था चौधरी साहब का, इन लोगों का मकसद था, वो पूरा हुआ। मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताना चाह रहा हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत है। मूसा रजा साहब आए 95 में, और सिराज साहब 94 में आए। सिराज साहब तो एग्जीक्यूटिव में थे। एक अब मोहम्मद फजल साहब होते थे इसमें डायरेक्टर जनरल। जब ये तश्कील हुई थी कमेटी, तो इसमें बेगम आफ्ता सदर, चौधरी आरिफ साहब सेक्रेटरी, और मोहम्मद फजल साहब थे इसमें डायरेक्टर। मोहम्मद फजल साहब ने 1 साल बाद अपनी कुछ परेशानी बताई और यहाँ से रिलीव लिया उन्होंने, इस जगह से अलग हुए। और वो उनके जब अलग होने की बात आई तो सब लोगों ने स्टॉर्मिंग शुरू कर दी कि कौन बनेगा यहाँ डायरेक्टर। तो आखिर मतलब उस ज़माने में मूसा रज़ा साहब का नाम इन लोगों को सजेस्ट करा गया, जिसने भी करा। मूसा रज़ा साहब थे उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ये मैंने सब इस्लामिक सेंटर से ही ली है डिटेल। मूसा रज़ा साहब को कांटेक्ट करा गया, मूसा रज़ा साहब ने कंसेंट दे दी अपनी। 96 तक उन्होंने इसके सारे एनओसी कलेक्शन करा, डोनेशन वगैरह सब एक साथ हुआ। 19 एज पर डॉक्यूमेंट जो इसका एनडीएमसी का जो एनओसी और परमिशन लेटर्स और ये सब चीज़ें हैं, तो जनवरी 1996 में इसकी परमिशन हो गई और जब से इनका काम इस बिल्डिंग का शुरू हो गया। ठीक है, अब अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत है और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता था उस जगह पर। यहाँ इस जगह पे होता था साहब कि जैसे होता है ना, जैसे आज की तारीख में भाई इसके जो एम्स और ऑब्जेक्टिव है ना, वो तो पता है आपको। तो अब उनमें टॉपिक होते थे, डिस्कशंस होते थे, सेमिनार होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी उसी जगह पे, जिसको कब्रिस्तान कहा गया है, अभी तक कहा जा रहा है। वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या उनके मजबून होते थे। कल्चरल ट्रेंड्स एंड वैल्यूज़ इन इंडिया एंड अब्रॉड, जो मुझे वहाँ डॉक्यूमेंट से मिले हैं, मैंने लिख ली हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इस्लाम, ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, मुस्लिम एजेंडा इन 21st सेंचुरी। ये कब की बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत के दौरान। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन नेशन बिल्डिंग, फ्यूचर ऑफ इस्लाम इन बोस्निया, इस्लामिक कल्चर इन मिडिल ईस्ट, मुस्लिम माइनॉरिटी इन ब्रिटेन, कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमनिज्म, राइज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
अब इसमें एक मुनक्किद होता है सेमिनार, उसका जो मजमून है वो है पीस फॉर इस्लाम फॉर पीस, इस्लाम फॉर पीस सेमिनार हो रहा है। अब इसमें शरीक कौन हो रहा है ये देखिए आप। इसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल साहब आ रहे हैं, उसी कब्रिस्तान में आ रहे हैं जिसको अब कब्रिस्तान कहा जा रहा है, उसी जंगल में उसी मिट्टी के पहाड़ पे आ रहे हैं ये इंद्र कुमार गुजराल साहब। ठीक है साहब, एज अ प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अब साहब इसमें उसके बाद ऑन रिकॉर्ड जो मुझे वहाँ से मिला, ईद मिलादुन्नबी, अफ्तार, ईद मिलन, दिवाली मिलन, क्रिसमस, गुरु पर्व और जो अलीगढ़ का हमारा एसोसिएशन है उसका डिनर जो गेट टुगेदर होता है, एसएस डे वगैरह। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते थे उन लड़कों के पास जो इसमें यहाँ रहते थे, हाई कोर्ट के जजेस आते थे, गवर्नर्स आते थे, इसमें अलग अलग वो जो जजेस आते थे वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते थे, कोचिंग हर चीज़ चलती रही। और साहब वाइस चांसलर्स आते थे, उनका इंट्रैक्शंस होता था। यहाँ जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे उसमें उस ज़माने में सबसे भारी आदमी जो था, उस ज़माने में नहीं, हमारी अभी कुछ साल पहले तक, वो दिलीप कुमार साहब होते थे। दिलीप कुमार साहब आए उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रोग्राम्स में, उन्हीं कब्रिस्तान में जो कहा जा रहा है कब्रिस्तान। अच्छा, मैंने एक पीडीएफ तैयार करी है, मैं आपको दूंगा। उसमें मैंने वो बिल्डिंग, उस टाइम की बिल्डिंग जब वो अलॉट हुई थी, जो कहा जा रहा है ना कि साहब कुछ भी नहीं था, यहाँ मिट्टी का ढेर था, वो मैं आपको दूंगा पीडीएफ। उसमें मैंने एक फ़ोटो और दिया है तफसील के साथ। वो इंदिरा गांधी जो है पर्दा हटा रही हैं, वो इनॉग्रेशन हो रहा है, पीछे हकीम साहब खड़े हुए हैं और साइड में वो खड़े हुए हैं हिदायतुल्लाह साहब। ठीक है, पीछे उनका 2 फोटो थे, उसमें पीछे की तरफ चौधरी साहब खड़े हुए, वो थोड़ा सा छुप गए। ठीक है, काम करने वाला सामने आता नहीं। एग्जैक्टली उसमें आप पोस्चर में ये देखिएगा कि हिदायतुल्लाह साहब और चौधरी वो अब्दुल हमीद साहब हकीम जी, उनका पोस्चर देखिएगा आप खास तौर से, एकदम वो अजीब सा बेरुखा वाला है। नहीं मतलब उसमें ये देखिएगा खुशी कैसी हो रही है उस आदमी को कि भाई ये हमारा कुछ इख्तिताम, मतलब हम उस तक पहुंच गए। अब हमारे एफर्ट्स जो हैं यहाँ, अल्लाह का शुक्र है, हम कामयाब हो गए। एक बेनियाजी वाली भी कि कोई नहीं, अल्लाह की तरफ सब जाहिर है भाई, वो तो अच्छा दीवारों को इतना देने के बाद भी जो हकीम साहब की बेनियाजी, वो देखने वाली फोटो। सर अब ये बताइए कि सर कुछ तो बात होगी जो हम इस टाइम जिक्र कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये भी इम्पोर्टेंट भाई, कुछ तो बात होगी कि उनका मतलब उस आदमी का जो मैंने पढ़ा, उनके इसमें हमदर्द में ना एक इंस्टीट्यूट ऑफ आर्काइव्स है, आर्काइव्स इंस्टीट्यूट हमदर्द का अपना, वहाँ आप जाइए और उन्हीं के ज़माने का इस्टेब्लिश है वो, चौधरी इनका अब्दुल हमीद साहब की ज़िंदगी में। वहाँ मैं गया था इन्हीं कुछ और चीज़ें देखने इस्लामिक सेंटर के मुताल्लिक़, लेकिन भैया और चीज़ें मैंने देखी तो वो जो 25 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके हकीम साहब के अचीवमेंट, उसमें ये नहीं है इस्लामिक सेंटर। ना 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 ना, मैंने जिक्र मैंने तलाश करा कि मुझे इस्लामिक, मैं तो इस्लामिक सेंटर के मुताल्लिक़ गया था, वहाँ हकीम साहब की उसमें जिक्र ही नहीं है इसका। एक पेमेंट है जो 10,50,000 रुपया दिया, और ये 10,50,000 रुपये दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ ने, जिस अगेंस्ट द लैंड एक्विजिशन, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 10 लाख रुपया दिया अगेंस्ट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग डेवलपमेंट, जो बिल्डिंग फंड आप कह लीजिए उस चीज़ को। अब ये हो गया, इसका काम शुरू हो गया, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता कहाँ, मैं नहीं, मैं अब पहुँच रहा हूँ 2003 तक। अब मैं 31 मार्च 2003 की पहले आपको बैलेंस शीट बता देता हूँ। बहुत सी चीज़ें सुन रहे हैं ना कि क्या हो रहा था, क्या था उस ज़माने में। उस बैलेंस शीट की ऑडिट बैलेंस शीट बता देता हूँ आपको, IICC की, एज पर द रिकॉर्ड। उस ज़माने में बैलेंस शीट की जो एसेट्स, टोटल एसेट्स वैल्यू थी, इट वाज, कहाँ से शुरू करा था, 84 में 30 से 40 लाख रुपया था इनके पास। आप गौर करिएगा इस बात को। जब ये कमेटी तश्कील हुई थी जिसकी बेगम आबिदा चेयरपर्सन थी,
तो इनके पास टोटल फंड जो था, जो मुझे कंफर्म करा मैंने 3 जगहों से, और जब तक सिराज कुरैशी साहब आ चुके थे 94 में, उस वक्त बताया गया कि 30 से 40 लाख के बीच में सरमाया था। बच्चे अंदर थे, पढ़ रहे थे, खर्चे थे, और ये बता दूं कि बिल्डिंग की हालत उस वक्त अच्छी नहीं थी। जिस बिल्डिंग में ये सब काम हो रहा था, खाना भी होता था, उनकी किताबें भी होती थी और उनके इम्तहान भी होते थे। ठीक है साहब, सफ़र अलग होते थे। 30 से 40 लाख रुपए के बीच में था। अब जब ये 31 मार्च 2003 को आते हैं, अब वो सुन लीजिए आप, और बिल्डिंग बन चुकी है। अब बिल्डिंग तैयार है। बिल्डिंग नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिनिशिंग पे पहुंच गई है बिल्डिंग। फिनिशिंग के लिए हाँ, एग्जैक्टली। बिल्डिंग बन भी, अब इनका जो बैलेंस शीट बताती है टोटल एसेट्स वैल्यू, इट इज 8.25 करोड़। 8.25 करोड़ एज पर द, ये रिकॉर्ड है मेरे पास 2003 में। यस, 8.25 करोड़। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 4.65 करोड़ वाज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर MBS। वो पूरी डिटेल है, वो जो वहाँ लिखा हुआ है उसकी पूरी डिटेल है। वो तो आप जाएं, आपको इस्लामिक सेंटर में पूरा मिलेगा, जिसमें 4.65 करोड़ है BS अब्दुल रहमान साहब एंड हिज ग्रुप, वो है पूरा वहाँ है। 90 लाख फ्रॉम सुल्तान कबूस ऑफ ओमान, वो भी डिटेल है। और इसमें 51 लाख रुपए जनाब सिराज कुरैशी साहब का कंट्रीब्यूशन है, इसी 8.25 करोड़ में है। उसी मतलब इसी में उनका डिटेल, मतलब सिराज कुरैशी साहब अब तक 51 लाख रुपए दे चुके थे। ये लोन दिया था नहीं, ये उनका कंट्रीब्यूशन था। यस, ये उनका डोनेशन था। अब आ जाती हैं आप 2003 से 2004 के इलेक्शन तक। अब नई कमेटी तश्कील होनी है 2004 में, उससे पहले क्या पोजीशन थी वो बता देता हूं। एज पर द रिकॉर्ड, थ्रू आउट 1994 से 2004 तक जो रिकॉर्ड है, 35 मीटिंग्स कन्वेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटिव कमेटी, बिल्डिंग कमेटी और प्रोग्रेस रिव्यू कमेटी की 35 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो मिनट्स अवेलेबल हैं। समझ रहे हैं आप? मिनट्स अवेलेबल हैं उन मीटिंग्स के। इसके अलावा लेटर्स जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जो पार्टी प्रेसिडेंट्स होते थे और जहां जहां से उम्मीद थी फॉरवर्ड डोनेशन, फाइनेंशियल हेल्प के लिए, ये सब डिस्पैच हो चुके थे एज पर द रिकॉर्ड। 2004 तक मैं आ जाता हूं। 3 आपको मैंने 31 मार्च को रोका था, फिर 2004। अब 2004 को जब नई कमेटी तश्कील होने वाली है, इलेक्शन वाली, देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, इससे पहले सिलेक्शन होता था। नहीं, ये इलेक्शन, ये जो हुआ है, ये चौधरी, ये इनकी सदारत आने वाली है सिराज साहब की 2004 में। तो सिराज साहब से पहले सिलेक्शन होता था ना? उससे पहले तो हाथ उठाए गए थे 94 में। हाँ, वो तो हाथ उठाए और ताली बजा दी गई। ठीक है, अब इनकी तश्कील होने वाली है एक नई कमेटी 10 साल बाद। ठीक है, अब नई कमेटी में बिल्डिंग के हालात क्या हैं वो आप सुन लीजिए। जो बिल्डिंग, ये इस्लामिक कल्चरल सेंटर की बिल्डिंग है ना, इसके क्या हालात थे, कब्रिस्तान के क्या हालात थे एज पर द रिकॉर्ड। दैट इज 91% of civil work with 3-story building has been completed. 88% of the electric work has been completed. 88%. 98% of substation work, जो substation की, 73% of fire fighting system, 100% of elevator installation, 94% of air conditioning system, 100% ऑफ वाटर प्रूफिंग जो बिल्डिंग की होनी थी, 100% ऑफ ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन, 100% ऑफ हाई टेंशन कनेक्शन इंस्टॉलेशन। अब सिराज भाई ने जब इसका चार्ज ले लिया तो 4 करोड़ रुपए, 8 करोड़ तो पहले से था भाई। 4 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी होगी, यानी 12 करोड़ की जरूरत थी, इसका मतलब ना? नहीं, 8 करोड़ रुपया तो बैलेंस शीट बता रही है, 8.25 करोड़। अब कहाँ अखराजात हुए, क्या हुए, मुझे नहीं मालूम। ये 4 करोड़ रुपया
सिराज साहब ने। यानी सिराज साहब ने जब टेक ओवर किया तो लोन लेकर के 12 करोड़ हो गया ना। सिराज साहब ने, अब उसके अखराजात कहाँ हुए मुझे नहीं मालूम उस चीज़ के। ये 4 करोड़ रुपया सिराज साहब ने लेके लोन बैंक से, बैलेंस शीट तो ये थी ना जो बच जाए ना। टोटल एसेट्स वैल्यू, हाँ। टोटल एसेट्स वैल्यू जो बताई है, जिसमें जो लोगों की इमदाद है, डोनेशन है, उसका जिक्र है पूरा। वही ना। हाँ हाँ। अब वो 4 करोड़ रुपया ये लोन लिया गया, इसमें सिराज भाई ही आ गया है, इन्होंने इस बिल्डिंग की पूरी फिनिशिंग कराई, ठीक है। और ये बिल्डिंग जो है ये जून, मेरे ख्याल में 12 जून को 2006 को इसका इनॉग्रेशन हुआ भाई। वो तो मिसेस सोनिया गांधी और बड़ा लंबा चौड़ा माशाल्लाह, वो भी नहीं की तो फैलता भाई। इन्होंने भाई बिल्डिंग कंप्लीट हुई, यही लोग थे, सफदर भाई थे, तो वो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो गया। अब आप कहाँ तक पहुँच गए? 2004 तक। 2004 तक आप आ गए। 2004 से 2024 तक भी आना है। 2024 तक अगर आप आएंगे 2004 से, तो लैंडमार्क जो मैं मानता हूँ, मेरा जो अपना सोचना है लैंडमार्क कौन सा है, वो इनके सिराज साहब के ज़माने में वो लैंडमार्क है। सिराज साहब के ज़माने में एक इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन, फिनिशिंग और इनॉग्रेशन, फिनिशिंग और इनॉग्रेशन। फिनिशिंग आई, फिनिशिंग कराई इन्होंने और इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट करा दिया। वो एक मैं मानता हूँ इनका लैंडमार्क इन 20 सालों में। ये बड़े बाप की औलाद, ना कहरा औलाद, ना अहल औलाद, बड़े बाप की ना अहल और बिगड़ैल औलाद, जब कुछ नहीं होता उनके पास और वो लूट खसोट मचाती है अपने बाप की जायदाद पे और नोचा नाची होती है, तो उनमें से एक आध कोई कोर्ट चला जाता है। उसके अख्तियार होते हैं कोर्ट जाने के, कोर्ट से उनको फैसला भी इंसाफ भी मिलता है उनको, कोर्ट से कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन इख्तियारात होती हैं उनके पास कोर्ट जाने के। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की गई है। जो हमारा मतलब जो हमारा इतराफ है, बिल्कुल हमारा जो इतराफ है उसमें मिलजुल के मामले को हल कर लो। होता है, उसमें क्या होता है कि हमारा जो इतराफ है, हम लोग उस चीज़ को हमारा जो इतराफ है वो एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़ को। वो ख़ानदान के लोग, पड़ोस के लोग, रिश्तेदार आ जाते हैं कि देखिए साहब कितना शरीफ इनका बाप, कितनी मेहनत से उसने इज्जत बनाई, ये दौलत बनाई, और देखिए उसकी नाकारा औलाद लड़ रही है। और ये बदनामी, वो बदनामी तो होती है, वो बदनामी तो मैं मानता हूँ। इस्लामिक कल्चरल सेंटर ये किसी रईस का बंगला तो है नहीं, ये तो मुल्क की और उम्मत की अमानत है। नहीं, किसी रईस का बंगला नहीं है ये। अरे भाई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, एक्ट से बंधी हुई है। इसके एक रूल बुक है इसको चलाने के लिए, इस्लामिक सेंटर को। और उस रूल बुक जो है उसमें एक जो इसकी मैनेजिंग कमेटी है उसकी एक वेल डिफाइंड डिटेल्स हैं उसमें। भाई एक प्रेसिडेंट होगा, बीओटीज होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, उनके ये उसमें उनके इख्तियारात होंगे, ठीक है। ये इसमें स्टेक होल्डर्स होंगे, आप समझ रहे हैं, ये स्टेक होल्डर्स होंगे, इसके सब चीज़ें वेल डिफाइंड हैं उसके अंदर। अब उसमें सदर साहब, साबिक सदर साहब जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि साहब मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैंने नोटिस दिया स्पेशल जनरल बॉडी में बुलाने का, सेक्रेटरी साहब ने मुझे कोऑपरेट नहीं करा। यही तो कह रहे हैं ना, सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि साहब मैं इनका पाबंद नहीं हूँ, मेरे भी अपने राइट्स हैं, मैं बीओटी को जवाब दे हूँ, हाँ मेरे भी अपने राइट्स हैं। या वो दूसरे दलील ये भी दे रहे हैं कि मुझे 2 घंटे का टाइम तक नहीं दिया गया, मैंने कहा मैं बाहर हूँ, आ रहा हूँ। नहीं सर, मैं उनको किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि सिराज साहब ने अपने राइट्स का जिक्र करा, अपने इख्तियारात बताए, ठीक है। जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने अपने इख्तियारात बताए, और भी तो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। भाई मेंबर भी तो स्टेक होल्डर हैं या नहीं है? मेंबर हैं, ड्यूटीज हैं। नहीं, मैं तो मेंबर की बात कर रहा हूं। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं? भाई मेंबर के पास इख्तियारात हैं, मेंबर कोर्ट गया, भाई मेंबर कोर्ट गया। और साहब जमशेद जैदी के कहने पे गया कोर्ट। कौन कह रहा है? सिराज साहब का जो खेमा है, और सलामतुल्लाह के कहने पे कोर्ट गया। सर तो देखिए, मैं उनको किसी को डिफेंड तो करने का नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको अगर गया है कोई, देखिए इस तरह कहने से नहीं होना चाहिए।
अगर गया है, ये तो मैं भी सुन रहा हूं ना कि प्रॉक्सी भेज दी। और मैं एक बात, दूसरी बात कह रहा हूं, अगर गया है, मैं जाऊं, मैं अपनी बात कर लूं, मैं कोई बुरा काम करूंगा अगर चला जाऊंगा? कोर्ट जाना ऐब हो गया। और मुझे तो अफसोस जब होता है, आप ही के मतलब आप ही के चैनल पे मैंने देखा है, मैं सब चीजें गौर से देखता हूं भाई। गौर से क्या देखना भाई, आ गया तो मैंने देख लिया। मुझे अफसोस जब होता है इस तरह की बातें सुन के, जब कोई वकील करता है इस तरह की बातें। अपने आप को वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी बताते हैं साथ में। मतलब आप बाहर बरकी को निशाने पे ले रहे हैं? नहीं, मैं तो सबको निशाने पे ले रहा हूं। बाहर भाई अकेले थोड़ी ना है वहां एडवोकेट, या कहीं भी बाहर भाई अकेले नहीं है वहां एडवोकेट, और भी एडवोकेट्स हैं ना वहां। तो अगर कोई एडवोकेट, आपको ये लगता है कि मतलब जो हमारे बुजुर्गों ने रूल डिफाइन कर दिया था, 75 हुआ फबिहा वो 75 नेमत की बात नहीं है जी। अभी 75 की बात नहीं है। अभी तो आप मुझसे सिर्फ ये कोर्ट जाने की बात करिए। जी, कोर्ट गए, कोर्ट जाके कोर्ट ने सबको सुना। सबको सुना। मेंबर के पास जब वो कोर्ट गए, जो भी वो मतलूब साहब हैं, वो कोर्ट गए, वो खाली हाथ तो नहीं गए थे ना। अरे भाई कुछ तो हुआ होगा ना डिस्ट्रैक्शन इसके रूल्स में, जब ही तो गए ना वो कोर्ट ने उनको सुना। ऐसा भी नहीं था कि कोर्ट ने खामोखा कर दिया कुछ, कोर्ट ने सबको सुना। ठीक है, कोर्ट ने बीओटीज को भी सुना, कोर्ट ने सिराज कुरैशी साहब को भी सुना, और कोर्ट ने जो सिराज कुरैशी साहब के साथ के लोग हैं उनको भी सुना। फिर रूलिंग दी। फिर उन्होंने रूलिंग दी कब? अक्टूबर में। और सुनिए, ये जो कहा जा रहा है, ये तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि खर्चा हो गया। मैं आपको ये बताऊंगा कि खर्चा का कब ये लोग खर्चे का कब से ख्याल करने लगे, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कहा जा रहा है कि ये कोर्ट गए और कोर्ट से ये सेंटर पे इन्होंने ऑब्जर्वर साहब को लाके लाद दिया, ये वर्ड है, थोप दिया एग्जैक्टली ये वर्ड है। और अब देखिए कितना खर्चा हो रहा है, ये बताया जा रहा है ना। ठीक है, मैं एक बात पूछ रहा हूं, इनमें से कोई ये बता दे, सिराज साहब एंड उनकी जो भी उनके साथ लोग रह गए, क्योंकि ये तो 12 लोग थे ना भाई, ये तो 12 लोग थे, 11 नहीं 12 भाई। इलेक्शन में तो ये 12 लोग जीते थे ना, कमर भाई नहीं थे इनके साथ। भाई 12 लोग थे, 6 अब रह गए एक तरफ और 6 एक तरफ हो गए। भाई हमने तो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ाया था। अब क्या हुआ कि ये 12 लोग आपस में लड़े, 6 एक तरफ रह गए और 6 एक तरफ हो गए। सिराज साहब के साथ 5 हो गए और 6 एक तरफ हो गए, जो फिलहाल इनके हालात हैं इस ग्रुप के। तो जो सिराज साहब वाला ग्रुप है, जो ये बातें कह रहा है कि थोप दिया बकौल आपके, और खर्चा ज़्यादा हो रहा है इस पे वो हो रहा है, बर्डन हो रहा है सेंटर पे। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, क्या वो ये कंफर्म करेंगे इस बात को कि उनकी कंसेंट नहीं थी ऑब्जर्वर साहब के अपॉइंटमेंट में? वो बताएं इस बात को। मैं बता रहा हूं, ऑल एग्रीड। वो तो कह रहे हैं, हम चाह रहे थे कि बाहमी कई बार हियरिंग पे गए कि मुसालियत हो जाए, कमरे में बैठे, ये हुआ, कोई आया नहीं। ठीक है, क्यों कह रहे हैं वो ये बात मुसालियत की? वो तो आप बताएंगे सर। मैं तो साफ कह रहा हूं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम बंद कमरे में बैठ के बात हो जा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 2 भाई हैं, लड़ें, आपस की बात निमट जा, कोर्ट क्यों चले गए? बोल रहे हैं ना। क्या मतलब है बाहर अंदर ऐसी बात निमट जा कहने का कि हम बात निपटा लेते हैं ऐसे ही? हु आर यू? आपको ये जगह मैनेजमेंट के लिए, हिसाब किताब करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए दी गई थी। नहीं, सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बीट करने के लिए आपको हिसाब किताब करने के लिए और इसका मेंटेनेंस करने के लिए दी गई थी चीजें, और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके कुछ एम्स हैं। सर, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की तो मैं बात इन लोगों के लिए करना ही नहीं चाह रहा अहमद साहब। मतलब आप भी रूठे हुए लोगों में से? मैं 2010 में जो आया था ना यहाँ, मैं पहले ये वाली बात कर लूँ जो अभी आपसे हो रही थी। सबका एग्रीमेंट था ऑब्जर्वर साहब के अपॉइंटमेंट में, नंबर 1 सबका एग्रीमेंट था, इन सब लोगों का सबका कंसेंट है उस एग्रीमेंट ऑब्जर्वर साहब के अपॉइंटमेंट में। ऑब्जर्वर साहब यहाँ आ गए, बहुत अच्छा हुआ, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपसे। देखिए क्या क्या हुआ ऑब्जर्वर साहब के आने के बाद। लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स आपके सामने आई, आप तो मेंबर हैं वहाँ। उन लोगों की लिस्ट सामने आई, आप उन लोगों के नाम सामने आए जो पिछले पता नहीं कितने इलेक्शन से वोट डालते चले आ रहे थे, हर चीज़ में पार्टिसिपेशन था उनका, और कोई रिकॉर्ड नहीं था उनका इस्लामिक सेंटर में।
ठीक है, उन लोगों की चीज सामने आई कि जिन लोगों ने 50,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपया दिया हुआ था। ये कब हुआ ये सब? ये हुआ तो जब ही ना, जब ऑब्जर्वर साहब आ गए। भाई सिराज कुरैशी साहब के जमाने में हुआ ये सब, तो जब वो प्रेसिडेंट थे, वर्क की एग्जीक्यूटिव उनके पास थी, बीओटी उनके पास थी, उन्होंने क्यों उस टाइम एतराज नहीं करा? वो क्यों बात बाहर निकल के नहीं आई? सिराज साहब कह रहे हैं कि कैप्टन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, अहमद रजा साहब इज रिस्पॉन्सिबल, अबरार अहमद साहब एज अ मेंबर कन्वीनर कमेटी रिस्पॉन्सिबल, जबकि दुनिया का दस्तूर है कि कैप्टन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। मैं एक बात और बता दूं, मतलब मैं किसी चीज को हेड कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं क्लेम कर रहा हूं, जो मैं क्लेम कर रहा हूं कि मैं किसी चीज को हेड करता हूं। मैं सिराज कुरैशी साहब का ये पहली बार नहीं हो रहा, मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सिराज कुरैशी साहब का ये मसला उनकी एग्जीक्यूटिव से पहली बार नहीं हो रहा। मैं गवाह हूं, 2012 की बात है या 2013 की बात है, भाई ये सुहेल भाई जो वहाँ सुहेल भाई डाइस पे पहुंच गए थे, वहाँ भी सिराज कुरैशी साहब ने स्टेज पे कहा था एजीएम में कि मेरी एग्जीक्यूटिव मेरी बात नहीं मान रही। वो मतलब सरेआम एजीएम में, मजमे में ये बात कही थी सिराज कुरैशी साहब ने कि मेरी एग्जीक्यूटिव मेरी बात नहीं मान रही। तो कौन सी बात है जो मनवाना चाह रहे थे? भाई मुझे नहीं मालूम वो कौन सी बात मनवाना क्योंकि अबरार साहब तो कह रहे हैं कि उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। सर, अगर मैं वैसे कहूं, सारे अचीवमेंट्स तो जो उनके लोग गिना रहे हैं या सब लोग गिना रहे हैं। आप एक बात बताइए, इस्लामिक सेंटर का अगर इस्लामिक सिराज कुरैशी साहब की बात आ रही है तो आपके जहन में क्या आता है? साथ में इस्लामिक सेंटर आता है ना साहब। सिराज कुरैशी साहब की ये बात मैं नहीं मानने का कि मुझे कुछ पता ही नहीं था जो अंदर चल रहा था। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो अनबिलीवेबल है कि कप्तान को पता ही ना हो कि खिलाड़ी कौन कौन क्या खेल रहा है। ये ऑब्जर्वर साहब के आने के बाद पता चला ना साहब, ठीक है ना। ऑब्जर्वर साहब आ गए, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ऑब्जर्वर साहब आ गए तो ये करीब 2.5-3 करोड़ रुपए की इसमें आमदनी हो गई सेंटर को। वो तो कह रहे हैं आपने 70-80 लाख रुपए आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। मैं कह रहा हूं 70-80 लाख रुपए का तो मैं अभी बताऊंगा आपको। मैं तो वो आपको बताऊंगा कि इन लोगों ने कहां कहां खोया है इसका पैसा। अच्छा, मतलब और भी है मसाला सर। ये जो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का मेरा अंदाजा है, हाँ इतना तो हुआ है। ये कलेक्शन ऑब्जर्वर साहब की वजह से हुआ है। हाँ, वो तो इम्पॉसिबल था, जाहिर सी बात है। ऑब्जर्वर साहब की वजह है ये। जो अब आपको जरा एक चीज बताऊं आपसे, इनकी कोई बात अभी तक ऐसी नहीं है कि जिसमें कॉन्ट्रोडिक्शन ना हो। ये तो आपने कह दिया अभी मुझसे कि 70-80 लाख रुपए गर्क हो गए, बकौल आपके। उन्होंने बोला है, मैंने भी सुना है। मैंने तो 1 करोड़ रुपया तक सुना है। सोशल मीडिया पे लिख के भी दिया गया है और बोला भी गया है कि साहब हम तो सेंटर को बर्बाद कर दिया। एक्चुअल में तो इन सबकी कंसेंट थी। और ये वो लोग बोले जो मेंबर नहीं है, बड़ी बात ही है। कोई बात नहीं, वो तो हमें उसमें क्या, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। सब जानती हैं इन चीज़ों को। अहमद साहब ऑन पे कैमरा, अगर आपको पता हो, देखा हो आपने, इनके जो नायब सदर साहब थे इस्लाम खान साहब जी, अभी मेरे ख्याल में 8-10 दिन पहले की बात है या उससे पहले की बात है, ऑन कैमरा है वो, एक इंटरव्यू है उनका, अगर आपने भी देखा हो। वो भी मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा था। उसमें वो, बल्कि आपका भी एक इंटरव्यू है वो, जब एक जगह उसमें वो सजेस्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन, ये कह रहे हैं कि मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं कि अगर रिक्विजिशन, ये सब मीटिंग हो रही है, इसमें एक एजेंडा पेश कर दिया जाए। किस चीज का? एनुअल सब्सक्रिप्शन का। एनुअल सब्सक्रिप्शन का वो क्लॉज ही रिमूव कर दिया जाए। याद है आपको? याद है ना? याद है? कौन सी बात मानेंगे आप इनकी? आप उनकी इस वाली बात पे तरजीह देंगे कि नुकसान करा दिया सेंटर का, या इस वाली बात पे तरजीह देंगे कि एक ही पूरे इसमें ये दिखा दीजिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अकेला क्लॉज है वो जिससे सेंटर की आमदनी हो सकती है। और क्यों होता है ये एनुअल सब्सक्रिप्शन क्यों लिया जाता है किसी भी एसोसिएशन में? ये तो हर जगह लिया जाता है। नहीं, क्यों लिया जाता है? ताकि सर इसके जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो पूरे होते रहें। यही तो भाई इसमें जो लोगों ने रखा है क्लॉज, बुजुर्गों ने,
वो क्या सोच के रखा होगा, यही तो सोचा होगा ना। जाहिर सी बात है, फीस से ही कुछ भाई, होगा। उसमें तो ऑडिटोरियम का और रेस्टोरेंट का जिक्र नहीं है। उस जमाने में ना ऑडिटोरियम का तस्वुर सर, था, ना एक रेस्टोरेंट का, ना आदमी, कॉफी एक शॉप का। एक साहब ये कह रहे हैं कि 70-80 लाख रुपया हमारा गर्क करा दिया। और किसने गर्क कराया? प्रॉक्सी कर दी। सर, मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ये कहना चाहिए कि वो शख्स जो कोर्ट गया, मेंबर है, वो यहाँ का रेस्पेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग, जाहिर सी बात है, मेंबर जैसे मैं हूं और आप हैं। वो नाम हमें कोई, मुझे तो कुछ और कह भी दिया गया है। भाई, मेरा तो नाम रख दिया गया है ना वहाँ। मुझे गुंडा कहा गया है, मुझे बाकायदा गुंडा कहा गया है। और मेरा तो छोड़िए, मैं बताऊंगा आगे और किन साहब को कहा गया, इस नाम से याद किया गया और किन हालात में। वो जो साहब कोर्ट वहाँ चले गए, कोर्ट में ऐसा हो गया कि वो चोर हो गया आदमी। आपको एहसास होता है इस बात का? आपको होता है इस बात का एहसास कि एक आदमी कोर्ट गया इंसाफ के लिए? उसको क्या इमेज बना रखी है उसकी? उसको कैसे सोशल मीडिया पे याद किया जाता है? देखा है आपने गौर से उस बात को? नहीं, मेरा तो ये सवाल ये है ना, कि सवाल ये है कि कोर्ट जाने की नौबत ही आपने क्यों पैदा होने दी? अगर आप इज्जत के साथ। सर, अगर ये सवाल आपने भी पूछा है और लोगों ने भी पूछा है, वो मालूम है इसका क्या दलील देते हैं? सिराज साहब की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, वो दलील ये देते हैं कि कोई भी नबी और सहाबी वो ये भी कहते हैं कि मेरे इख्तियार थे इस वजह से गया, मेरा तो इख्तियार था इस वजह से मैंने मीटिंग बुला ली। यही तो बोलते हैं ना कि मेरा तो इख्तियार में थी वो चीज़। अब 2 इलेक्शन से कहते चले आ रहे हैं कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। सर, ये जो अभी उन्होंने नोटिस दिया है वो तो उनका बिल्कुल सही कह रहे हैं, इख्तियार था। लेकिन भाई, जब वो कोर्ट चला गया एक आदमी, यहाँ के रेस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, उनका भी इख्तियार था ना। ये तो आप सोचते हैं कि वहाँ कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा, आपने वापस लिया कौन सी तारीख को? 22 तारीख को नोटिस। आपको लग रहा था कि इंतजार हो रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप 11 को वापस ले लेते, 10 को नहीं ले पाए थे तो आप इतना टाइम क्यों लगा दिया? आपने तो खुद ऐसी नौबत आने दी। अब रूल से कोई डिस्ट्रक्शन होगा भाई, वो तो कोर्ट गया, उसको कोर्ट से रिलीफ मिला ना। और कितना अच्छा हुआ कि ऑब्जर्वर साहब आ गए। ऑब्जर्वर साहब आ गए, मेंबर्स का छटनी हो गई, सच्चाई पता हो चल गई, बहुत सारी चीजें सब्सक्रिप्शन आ गया जी। एक जनरल बॉडी पे जो आरोप लगता था एसबीजीएम पे कि साहब गुंडों की तरह मीटिंग होती है, अब उस पे आ रहा हूं साहब मैं, इनके 2 चीजों पे। अब जैसे ये देखिए, ये जो 2 चीजें कही जा रही हैं अहमद साहब, एक तो वो कही जा रही है कि इन्होंने नुकसान करा दिया। एक इनके जो नायब सदर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब क्लॉज ही रिमूव कर दो। वो अपने सदर साहब से मेरे ख्याल में काफ़ी आगे चलेगा इस चीज़ में। सिराज साहब ने कहा कि उसकी 75 ईयर्स का वो कर दो। उनके नायब सदर साहब कह रहे हैं कि इस क्लॉज को हटा दो। ये ऑन कैमरा कह रहे हैं और वो ख़ास तौर से ये बोल रहे हैं कि मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ इस चीज़ का। आपने सुना है ना? मैंने बाइट ली है। आपने बाइट ली है। अब ये बताइए कि आप उस बात पे तरजीह देंगे कि 70-80 लाख रुपए गर्क हो गए? वो भी बहुत काबिल आदमी कह रहे हैं इस बात को कि 70-80 लाख रुपए गर्क हो गए, या इस बात पे तरजीह देंगे कि इन्हीं के साथी वो उस क्लॉज को हटाने की सिफारिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए? क्या कहेंगे आप इन दोनों चीज़ों को इनके यहाँ? मतलब क्या कहेंगे आप इस चीज़ को? क्या कहेंगे आप? शायद इसलिए कह रहा हूँ ना, शादी खाने से, करीम से, यहाँ से वहाँ से आमदनी हो जाती है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सर, वो इस वजह से कह रहे हैं ताकि लोगों को ये लगे कि अगर हम जीत गए, हमें जिता दें लोग, और हमें इस बात से मतलब नहीं है सेंटर फाड़ में जाए कि सेंटर गया। सर, ये हमेशा से होता रहा है। चलिए मैं आपको एक और बता देता हूं एक चीज का, वो जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे बताऊंगा आपको कितना इन लोगों को खर्चे का ख्याल है। 2019 में इलेक्शन हुआ था, 6 जनवरी 2019 को पोल हुआ था। 2016 को ये जो था, ये रूलिंग हो गई थी एज पर द रूल बुक ऑफ दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इनका सब्सक्रिप्शन अमाउंट 2000 रुपये पर एनम होगा। ठीक है ना? जो अमेंडमेंट हो गया था, हाँ, उससे तो यही आता कि पहले 1000 था, फिर सिराज साहब ही ने करवाया 2000 रुपया हो गया था 2016 में।
6,000 रुपया महीना 2019 तक बन गया था। मैंने जमा करा है, मैंने और मेरे तमाम दोस्तों ने जमा करा था, और हमें यह अंदाज़ा नहीं था, हमें यह था कि जमा कर दो, जो मतलब हमें अंदाज़ा था इस बात का कि यार उसका क्योंकि ज़ोर शोर हुआ था उस अमेंडमेंट का, तो हमने उसको जमा कर दिया था पैसा। अभी भी तो आपने लिया ना मेंबर से वही पैसा, अभी भी तो आपने 2016 से ही लिया है ना, और कोविड वाला ऑफ कर दिया, कोविड वाला ऑफ कर दिया है, अभी भी आपने वो 2016 से ही लिया है पूरा पेमेंट, ठीक है ना। मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, उतना ही लिया है आप। ये 2,000 रुपये 3 साल के बनते थे, 6,000 रुपये प्लस टैक्स था जो हमने उस टाइम जमा करा। अब जीएसटी 2019 में नहीं, 2019 में भी जीएसटी था। 6,000 रुपया सोचिए और मत सोचिए आप कुछ, 6,000 रुपया सालाना आपके 3 सालों का हुआ ड्यू, ठीक है। और 3 सालों का जो ड्यूज आपने रखा वो अब भी उतना ही लिया आपने। आप अगर उस टाइम 6,000 रुपये सालाना लेते, 6,000 रुपया पर मेंबर लेते, और उस टाइम जो वोट पड़े थे वो 2,000 वोटों से ज़्यादा की पोलिंग हुआ था, ठीक है। मैं 2,000 मान लेता हूँ, मेंबर्स तो करीब करीब 3,200 के आसपास थे, 3500 के आसपास, हाँ 3300 के आसपास, हाँ। मैं जितना पोल हुआ ना मैं उससे कम मान लेता हूँ, मैं 2,000 मान लेता हूँ। 2,000 से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा पोल हुआ था, मैं 2,000 मान लेता हूँ। आप 2,000 लोगों से 6,000 रुपया लेते पर पर्सन, आपके पास कितना अमाउंट पहुँचता? 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है ना। इनकी और भी एफडीज रखी हुई हैं, इस्लामिक कल्चरल सेंटर की एफडी कराता है, कर रखी हैं। आप ये मानिए कि वो 1 करोड़ 20 लाख रुपया लेके आप एफडी करते, उसकी एफडी करते हैं, बिजनेस में लगा देते 2019 में। आज की तारीख में तो आप उतना ही ले रहे हैं ना जितना ड्यू था। मैं तो एफडी की बात कर रहा हूं ना, आपकी और भी एफडीज हैं। आप ये भी कह के नहीं बच सकते कि इस्लाम के नाम पे हम, ये भी होने लगा है, हो रहा है, ये भी होने लगा है कि हम ब्याज नहीं लेते, ये हो रहा है। हो रहा है। एफडीज हैं इनके पास। आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेके उसकी एफडी करते हैं, मैं तो इस बात को क्लेम करूंगा ना आप। और कितने 6 साल हो गए उस बात को, 2018 में ये सब चीजें होनी थी। 18 एंड में सर, 18 एंड में तो नॉमिनेशन शुरू हो गए थे, उससे पहले लिस्ट बननी थी। आपको ये मई जून तक कर लेना था ये सारा काम, ठीक है ना साहब। 6,000 रुपया पर हेड आप लेते अहमद साहब, और 2,000 लोगों का 1 करोड़ 20 लाख रुपया लेके आप उसे एफडी करते। आज क्या होती है उसकी वैल्यू? उस रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू होता आज की तारीख में? कम से कम 2 करोड़ 20 लाख रुपया होता 6 साल बाद, कम से कम। 1 करोड़ का लॉस किया इन लोगों ने। सर ये एक चीज का बता रहा हूं मैं आपसे, ये एक चीज है, एक चीज। ये कैसे कह देंगे कि 70-80 लाख रुपए का नुकसान हो गया? ये तो मैं सीधी बात बताऊं, जब इन्होंने 2019 में इस चीज को ओवरलुक कर दिया था, तो ये 2024 में क्यों नहीं कर सकते थे? हाँ, वो तो कभी भी कर सकते हैं कि साहब चुनाव जीतने के लिए स्किप करो, आगे बढ़ो। फिर जब भी हो सकता है इनको बुरा लग रहा हो ऑब्जर्वर साहब का आना, और जब भी हो सकता है जो नायब सदर साहब हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन है आपने। और इसने नहीं, 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज सर। एक चीज मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि ये रूल है। हाँ, एनुअल सब्सक्रिप्शन को लेके कोई क्लॉज भी है सर? एनुअल सब्सक्रिप्शन को लेके 2 क्लॉज हैं इसमें, 16(4)(e), 16(e)(4). ये रहा, देखिए, ये मैं दिखा दूं। द मेंबर्स हैविंग आउटस्टैंडिंग ड्यूज और एनुअल सब्सक्रिप्शन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन और कास्ट देयर वोट्स। एक तो ये हो गया, एमओए कह रहा है। एक रूल और है कि अगर आपने, ये है 20B, नो पर्सन शैल एक्सरसाइज हिज हर वोट इन एनी मीटिंग ऑफ जनरल बॉडी अनलेस he or she is a member continuously for the at least 11 months preceding such a meeting and his presiding paid subscription due from him in full, him or her in full। आप ये अपने रूल्स को ओवरलुक करते हैं। इसका क्या मतलब है, दर्शकों को समझाइए जरा। इसमें अगर ये बाद में 3 महीने करी गई थी, इसमें यह है कि अगर आपने मेंबरशिप ली है, ये जो 11 महीने हैं ये 3 महीने हुई थी बाद में।
अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं और आपको 3 महीने से कम, जो मुझे बताया गया, मैंने देखा नहीं, वो जो MOA है उसमें 11 महीने लिखी हुई है कि अगर आपको, मैं अगर इसके हिसाब से चलता हूं तो 11 महीने तक आप वोट कास्ट नहीं कर सकते मेंबरशिप लेके। क्यों? अच्छा, हाँ, रूल है। अच्छा, रूल है, ठीक। ठीक है। और इसमें आपके सारे ड्यूज क्लियर हो जाने चाहिए जब आप कोई एक्सरसाइज करें, वोटिंग के या और। ये साफ साफ बोल रहा है कि कोई भी मेंबर अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करेगा जब तक उसके ड्यूज क्लियर नहीं होंगे। और एनुअल अभी तक इसका मतलब सारे इलेक्शन गलत हुए? भाई 2019 का तो कम से कम हुआ है, कम से कम 2019 का तो है ही है। आपने ख़ास तौर से 1000 से 2000 करी 2016 में, और वो ओवरलुक कर दिया। अब ये ख़ास तौर से रिक्वेस्ट करी, ख़ास तौर से सॉल्यूशन दिया जा रहा है ना, अब तो कंफर्म हो गया। आपने तो सॉल्यूशन दे रहे हैं कि इसको आप रिक्विजिशन पे लाइए, एजेंडे पे लाइए और इसको रिमूव कर दीजिए, वो साफ कह रहे हैं ना ऑन कैमरा। तो आप इनका कौन सी बात मानेंगे? इनकी वो बात मानेंगे कि सेंटर को गर्क कर दिया, या इनकी ये वाली बात मानेंगे कि इनका रिक्विजिशन लाओ और इसको रिमूव कर दो सब्सक्रिप्शन के क्लॉज को? मैं तो आपको कह रहा हूं 1 करोड़ रुपया इन्होंने लॉस करा है अपने उस डिसीजन से, मिनिमम। आप मुझे झुटला दीजिए। लगभग 2 करोड़ रुपए, क्योंकि आप तो 2000 की जोड़ रहे हैं ना, बाकी तो नहीं सर, मैं तो भाई अगर उसके हिसाब से देखूंगा तो 2 करोड़, मैं तो 1 करोड़ की बात कर रहा हूं बस। 1 करोड़ रुपए में आप कम से कम 500 बच्चों को स्कॉलरशिप अवार्ड कर सकते थे मिनिमम, आराम से, कम से कम। और वो आपके एम्स में ही जाती चीज। आपको क्योंकि अपने इलेक्शन की पड़ी हुई है अब भी, और जब भी आपको इलेक्शन की पड़ी हुई थी, और मैं उसमें अकेले इन लोगों को शामिल नहीं कर रहा, जो थे उस वक्त, हाँ, सब जिम्मेदार हैं, जो भी थे उस वक्त। सवाल मेरा इनसे सवाल ये है कि नोट ऑफ डिफेंस कुछ लोगों ने रखा कि नहीं रखा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना। क्या चीज सर? मेरा मतलब नहीं है उस बात से, मेरा मतलब तो इनसे सवाल से है ना। सर आपने करा क्यों ऐसा? जाहिर सी बात है, मेजॉरिटी ने फैसला लिया होगा। आपने करा क्यों ऐसा? आप अगर ये बात कर रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, तो आपका मुंह नहीं है ये कहने का अब इस टाइम नुकसान हो रहा है। किसको आप मतलब किन लोगों को आप गफलत में रख रहे हैं भाई? फिर सवाल ये है कि शाहिद साहब सॉल्यूशन एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं आपसे। आपने सुना होगा अभी मेरे ख्याल में रमज़ान में हुई थी जो ये इसका कोर्ट का जजमेंट आया था, डबल बेंच का। डबल बेंच का तो भी आया है, हाँ वही 2 तारीख को। हाँ, मतलब इससे पहले आ गया था। उसमें उसके बाद आपने एक नई चीज सुनी होगी, सबके ज़बान पे आई होगी, उससे पहले हो रही थी लेकिन एकदम सबके ज़बान पे आने लगी वो चीज़, जनरल बॉडी सुप्रीम। सुना है? और उसके साथ एक हवाला दिया जा रहा है साथ में कि डिवीज़न बेंच ने ये बोल दिया है, ये बोला है ना कि डिवीज़न बेंच ने बोल दिया है, लिख दिया है कि जनरल बॉडी सुप्रीम। ये डिवीज़न बेंच के हवाले से बताई जा रही है बात। सर ये देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रूल 9, जनरल बॉडी, और इसमें जनरल बॉडी शैल बी द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द सेंटर, और इसके नीचे रूल बी और पढ़ लीजिए, द जनरल बॉडी ऑफ द सेंटर शैल बी कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स इन एज पर रूल 3, जो मेंबरशिप का है, लाइफ मेंबरशिप का जो रूल 3 है। सर ये तो इसमें जब ये तश्कील हुआ था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इस्लामिक कल्चर सेंटर का, ये तो जब से है। इनको अभी पता चल रहा है ये जो हाई कोर्ट से डिवीजन बेंच से इन्होंने फैसला लिया है, जो शोर मचा दिया, शोर मचाया जा रहा है कि जनरल बॉडी सुप्रीम। भाई जनरल बॉडी तो सुप्रीम है ही है, और ये यहां नहीं है, हर जगह होती है। जनरल बॉडी सुप्रीम है। बड़ा मौदमाना सवाल है मेरा सिराज कुरैशी साहब से, इस जनरल बॉडी जो सुप्रीम है, जिनसे आप खड़े करके तालियां बजवाती हैं ना, बैठने तक की क्यों आपने इनकी हैसियत नहीं समझी? इनको बिठाने की हैसियत तो होगी ना। अरे भाई जो सुप्रीम बॉडी है उस सेंटर की, जनरल बॉडी जो मेंबर्स से बनती है भैया, इसमें जनरल बॉडीज
कंपोज्ड ऑफ द मेंबर्स एज पर रूल 3, उनको एक कुर्सी तो नसीब हो जानी चाहिए थी। उस सुप्रीम बॉडी को एक कुर्सी तो कम से कम नवाज सकते थे आप, जिन्होंने आप पे एतमाद करा था 4 बार। किस तरह की कुर्सी की आप बात कर रहे हैं? बैठने की कुर्सी की बात कर रहा हूं साहब, और तो कुर्सी की हैसियत नहीं है किसी की भी। कहाँ पे बैठने की? इस्लामिक कल्चर सेंटर में, इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जो इसको जनरल, अब उसको सुप्रीम बॉडी कहा जा रहा है, वो बैठे कहां? सीढ़ियों पे बैठे वहां जाके, या उसकी जो फाउंटेन है उसके मुंडेरे पे जाके बैठा करें, या चादर साथ लेके जाया करें और लॉन में बिछा दिया करें। क्यों? कॉफी शॉप है, करीम है। मैं तो नहीं चाहता कि मैं आप पे 500 रुपये खर्च करूं या अपने 500 रुपये खर्च करूं। मेरा तो नहीं है, मेरे पास, मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं जाके वहां 1000 रुपये का या 2000 रुपये खर्च करूं। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं सुबह से शाम तक बैठूं। इसका मतलब ये है कि मेंबर्स के लिए कोई प्रिविलेज नहीं, आप ये कह रहे हैं? सर मैं प्रिविलेज की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि उस जगह पे जहां मेंबर है, जिस जगह का, वहां उसके लिए कुर्सी की जगह तो हो या नहीं हो। कुर्सी रखना, उसको बैठने की जगह देना प्रिविलेज में नहीं आता। ये तो बेसिक सर, बेसिक रूल्स है, फंडामेंटल। शर्म आनी चाहिए कि आपके पास वीआईपी रूम है और आपके पास बिठाने के लिए कुर्सी नहीं दी आपने मेंबर को। शर्म आनी चाहिए, और उन सबको आनी चाहिए जो हैं उसमें। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। कहां आप मेंबर हैं, आप कहां जाके बैठती हैं वहां? वैसे आपसे पूछ रहा हूं, आप जाती हैं ना इस्लामिक सेंटर? कॉफी शॉप? कॉफी शॉप में आपसे पूछ, आपको एहसास नहीं होता कि मैं यहां बैठा हूं और मैं कुछ खा नहीं रहा? ये क्या समझेगा? मुझे तो एहसास होता है। 8 साल लगता है, 8 साल लगता है। मुझे तो एहसास होता है साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल 8 साल लगता है। आप वहां मेंबर हैं, आपको लगा कि मैं यहां आया हूं, मुझे कहीं बैठने की जगह हो? बिल्कुल लगता है। उनको क्यों नहीं लगती ये बात, जो 20 साल से बैठी? एक तो होता है खौफ खुदा, वो भी तो ज़रूरी है ना। खौफ खुदा किसको ज़रूरी है होना? जो मालिक है। कौन है मालिक? मालिक तो कोई भी नहीं है। सराज साहब और उनकी टीम, वक्ती तौर से हमने तो उनको मालिक बना ही दिया ना। साहब गलत बनाया। देखिए, एक मेंबर, 2 मेंबर कोर्ट चलेगा, सब पता चल गया। अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूं, सब पता चल गया। ये और हो गया कि अगर ये हो गया तो कंटेम्प्ट और लगेगा। हटो यहां से। हुआ है नहीं, ये सब पता चल गया। और आप 20 साल से बैठी, वेरी सॉरी टू से। आपकी जगह देखिए, लिहाज अपनी जगह, शर्म अपनी जगह। जैसे मैं आपके सामने कुछ नाम ले रहा हूं, और वो दुनिया में मशहूर नहीं है नाम। वो नाम दुनिया में मशहूर नहीं है, वो हिंदुस्तान में बहुत मशहूर नाम है। आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि आप शाहिद साहब, आप भी क्यों नाम ले रहे हैं मुझसे इन चीज़ों के? मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपसे, IIM अहमदाबाद, IIT खड़गपुर, एम्स दिल्ली, जामिया मिलिया, ज़कात फाउंडेशन, अलीगढ़, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, आप JNU, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया। आप मुझसे पूछ नहीं रहे ना कि आप क्यों नाम ले रहे हैं इन चीज़ों का। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहा वर्ल्ड फेमस इस्लामिक कल्चरल सेंटर। मैं आपसे, बड़ा मोदबाना सवाल है मेरा, कि किस चीज़ में फेमस है ये? क्या प्रोडक्ट, क्या भाई कुछ तो होगा जो आप बता रहे हैं फेमस, कुछ तो होगा ना। मैं अपनी बात करूंगा, मैं दूसरों की बात यहां नहीं करने का। मुझे जो लगा, पहले तो मैं अपना बता दूं, 2010 में मैं क्या सोच के गया था इस सेंटर में। और मैं अकेला नहीं, बहुत लोग थे मेरे साथ, मेरे दोस्त अहबाब। हम सुहेल भाई के कांटेक्ट में आए, और जब ताल्लुक़ हो गया सुहेल भाई से, तो फिर हो गया ताल्लुक़। और वो जब ताल्लुक़ बना तो इस्लामिक सेंटर हमने देखा, हमने इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ लिए, और हमें अच्छा लगा स्कीम्स वगैरह। हम उन चीज़ों से गुजर चुके थे, सब लड़के। हाँ, स्ट्रगल किया था। हम उस चीज़ से सबसे गुजर चुके थे। हमने सुहेल भाई से पूछा, तो सुहेल भाई से हमने कहा, सुहेल भाई के भाई ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो ओके। हम बड़ी खुशी से हमने इंतज़ार करा फाइनल सिलेक्शन का, कि भाई पैसे का इंतज़ाम हो और हम दें। उस टाइम मतलब, अब ये नहीं, 50,000 रुपये हमारे लिए कोई बड़ी बात भी नहीं थी उस वक्त। लेकिन हाँ, ये था कि भाई
यहाँ खर्च हो रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है हमारे पैसे। हाँ, कम्युनिटी का हाँ मतलब हम यहाँ कुछ कर सकते हैं जो हमें अंदाज़ा हुआ। सुहेल भाई से हमारा ताल्लुक़ बन ही गया था, वहाँ गए। मेरे ख्याल में 2012 की हमने पहली एजीएम अटेंड करी थी, दूसरी 2011 में हम गए थे पहली बार, नहीं बल्कि 12 में गए थे। यकीन करिए उस एजीएम में जाके हमें अंदाज़ा हो गया था कि क्या है यहाँ। सवाल हमने नहीं करा था, कुछ सवाल होता हुआ देख रहे थे स्टेज वालों से, और प्लांट किए हुए थे आदमी कि 2 आदमी वहाँ हैं, 1 आदमी वहाँ है, 3 आदमी वहाँ हैं। वो यूं करके बिठा रहे थे, बैठ जाओ, बस हो गया बैठ जाओ, हो गया बैठ जाओ। वो देख लिया था हमने। हम 2000 मेरे ख्याल में 13 का था वो साल, उसमें हम इस अपना जहन बना के गए कि अब देखेंगे आज कैसे होगा ये। सवाल करा हमने, सर हुआ, हमने कसदन सवाल करा, और ये देखने के लिए करा कि हमारे साथ होता है या नहीं होता। उससे ज़्यादा हुआ जो हम पिछली बार देख के गए थे। जब ही समझाया फिर उसको, वो माफ़ी वाफ़ी मांगी फिर उन लोगों ने, जब ही समझाया उसी वक्त समझाया, माफ़ी मांगी, बाहर तक मांगी, फ़ोन नंबर लिया, फ़ोन करने लगे फिर कि साहब आप भूल गए ना, साहब आप भूल गए ना, हम आपको थोड़ी ना कह रहे थे साहब, हम तो वो परेशान करती हैं साहब, वो बात नहीं करने देते, वो इस तरह की एक्सक्यूज देने लगे। वो फिर सुहेल भाई का भी हो गया था मसला, वो जो सिराज साहब उखड़ गए थे कि मेरी एग्जीक्यूटिव मेरा साथ नहीं देती, ये सब होने लगा। सर गुंडागर्दी की जो अगली फॉर्म होती है, एक होती है गुंडागर्दी, फिर गुंडागर्दी के तरीके से, समझ रहे हैं, एक होती है उसकी अगली फॉर्म कि आप लोगों को धमका रहे हैं। मैं वहां देखा था सीन, और ये मैंने नहीं देखा अकेले ने, सब देखती, मैं जबान से कह रहा हूं। नहीं, अब तो बहुत से लोग कह रहे हैं। नहीं, अब बहुत से लोग, मैं तो हाँ यस, अगर बहुत से लोग कह रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, अच्छी बात कह रहे हैं। अब सर हम जो गए थे, हम तो इस नीयत से गए थे कि यार यहाँ अच्छे काम होती, हम अपने अपनी नीयत बता दें कि अच्छे काम होती। अगर आप डर की बात कर रहे हैं तो एजीएम तो छोड़ दीजिए, फिर एजीएम छोड़ दीजिए और इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। हर मिनट, हर घंटे, हर दिन हक मारे जा रहे हैं गरीब के। इसकी छतें किस नाम की पड़ी हुई हैं, जरा बताएंगे आप मुझे? इसकी छतें गरीबों के नाम की पड़ी हुई हैं भाई। इसके एम्स जो हैं उसमें ये सारी चीजें तो हैं ही हैं पढ़ी लिखी वाली। इसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ी लिखी बातें तो हैं ही हैं। गरीबों का क्या मतलब? हाँ बता रहा हूं, इसके एम्स में कि टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सो है ही है। कम्युनिटी सर्विस भी तो है ना इसका एम, वो भी तो है ना। और कम्युनिटी की सर्विस कैसे करेंगे आप? उनके बीच में जाके सर उन बच्चों को पढ़ा के, उन बच्चों को मौका दे के, उन बच्चों को मौका देंगे ना। उन बच्चों का तो घर आपने लेके बंद कर दिया उन बच्चों के लिए। आपने जब इस घर को लिया था तो बच्चे पढ़ रहे थे उस घर में। अब तो पूरी तरह से मुकफ्फल है भाई। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप उनसे पूछिए जो इस जगह पे रह चुकी। आपने तो एक फैक्ट्री ली, उसका प्रोडक्शन बंद करा और उसको टिप टॉप करके दिखा रहे हैं। और टिप टॉप तो कोई भी आके करता, आप ना आते 2004 में। फिर आपका ऑब्जेक्शन क्या है, सॉल्यूशन क्या है? मेरा सॉल्यूशन क्या होगा साहब? इन्होंने तो दूसरे तरीकों से करा है ना, मेरा तो लकीर पीटने का काम है साहब। सॉल्यूशन मैं क्या दूंगा? आपने मुझसे पूछा, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे पूछा कि 2004 में, तो फिर 2000 सुन तो लीजिए कि 2014 में आपने क्या करा, 2019 में क्या करा। हमने तो भाई लकीर पीटी है। हमने तो अपने जो मुझे अच्छा लगा, जो हम सब लड़कों को अच्छा लगा, हमने सुहेल भाई से, कमर भाई से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप आ जाइए। हमें लगे वो लोग अपने से बिल्कुल बागी लोग लगे, हमें बागी, हम भी बागी हैं भाई। वक्त आया, अब वक्त दोबारा आ गया।